हाय फ्रेंड्स, मैं आपका पूजन और आज हम किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले किरचॉफ का करंट लॉ समझने से पहले नोड और जंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। अगर एक जगह पे दो वायर मीट करते हो तो उसको हम नोड कहते हैं, लेकिन जहाँ पर 3 से ज्यादा वायर मीट करते हो तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्किट के लिए पॉइंट A-C-D-F नोड है और पॉइंट B और E जंक्शन है। तो मान लो कि हमारे पास A एक जंक्शन है। अब किरचॉफ ने कहा कि यदि हम किसी भी जंक्शन की बात करते हो तो जंक्शन पे ना ही कोई करंट स्टोर होता है और ना ही जंक्शन पे कोई करंट क्रिएट होता है। किरचॉफ ने कहा कि जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन को छोड़ के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस जंक्शन पे I1 करंट आया, I2 करंट आया और I3 करंट आया और उसी जंक्शन से I4 करंट और I5 करंट चला गया। तो अब आप देखोगे कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट जंक्शन को लीव करता जा रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों की जो वैल्यू है वो बराबर होगी I4 प्लस I5 से। यहाँ से हमें पता चलता है कि जितना करंट जंक्शन पे आया उतना ही करंट जंक्शन से चला गया। तो एक्चुअल में जंक्शन पे कितना करंट बचा? तो हमने कहा कि जंक्शन पे जितना करंट बचा दैट नेट करंट इज इक्वल टू 0। यानी कि किरचॉफ लॉ हमें कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। और ये 0 कैसे हुआ? तो हमने जाना कि जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव कंसीडर किया और जाने वाले करंट को नेगेटिव कंसीडर किया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। मतलब जंक्शन पे सभी करंट का सम करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। और फिर उसके बाद I4 और I5 को सेपरेट कर दिया तो हमें मिल गया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये है किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ जो हमें बताता है कि जंक्शन पर जो भी करंट आएगा वो करंट जंक्शन को छोड़ के चला जाएगा और इसको हम किरचॉफ का जंक्शन लॉ भी कहते हैं। वैसे ये जो किरचॉफ का करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कहता है कि कोई भी जंक्शन उस चार्ज को या करंट को ना ही क्रिएट करता है और ना ही डिस्ट्रॉय करता है, वो सिर्फ बस चार्ज को ट्रांसफर करता है। वैसे इस लॉ का यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होगा और न्यूमेरिकल में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तब इस KCL की मदद से सोल्व करेंगे। अब हम समझते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जिसको हम लूप लॉ या मेश लॉ भी कहते हैं। ये लॉ हमें कहता है कि जब भी किसी सर्किट में जब करंट के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आएगी, फिर चाहे वो रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, अगर करंट के रास्ते में किसी भी तरह का रुकावट आता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल चेंज होता है, आई मीन्स वोल्टेज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट के रास्ते में सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस आ गया तो जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा तो तब भी पोटेंशियल चेंज होगा। फिर करंट आगे घूमते हुए R2 वाले रेजिस्टेंस से पास होगा तब फिर से दोबारा उसका पोटेंशियल चेंज होगा। अब देखो, करंट हमेशा एक पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। तो देखो, चार्ज ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू किया था और अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया। तो अब करंट को बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में वापस जाना है। तो जब चार्ज वापस से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा तब भी पोटेंशियल चेंज होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल कई बार चेंज होता है। तो जब करंट के रास्ते में रुकावट आती है, फिर चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो या बैटरी हो या कोई भी एलिमेंट हो, उसकी वजह से पोटेंशियल में चेंज आता है। अब देखो, एक बार पोटेंशियल यहाँ से चेंज हुआ, एक बार पोटेंशियल यहाँ से चेंज हुआ और एक बार पोटेंशियल यहाँ से चेंज हुआ। तो हमने देखा कि अगर एक सर्किट में अगर हमारे सारे चेंजेस पोटेंशियल का सम करते हैं तो आप देखोगे कि वो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो किरचॉफ ने यही बोला था कि किसी भी क्लोज लूप में जो चेंजेस पोटेंशियल का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी सर्किट पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करना हो तो उसके पहले आपको कुछ किरचॉफ लॉ के रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर हमें जंक्शन पे करंट को डिवाइड करना हो, फॉर एग्जांपल इस वायर से I1 जितना करंट फ्लो हो रहा है तो इस जंक्शन से इस तार के लिए I2 जितना करंट बाहर जा रहा होगा और इस तार के लिए I3 जितना करंट बाहर जा रहा होगा। ऐसा हम दिखा सकते हैं, या तो फिर आप I3 के बदले I1 माइनस I2 भी लिख सकते हो।
दोनों एक ही बात है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी सर्किट के लिए आपने जितने भी नंबर ऑफ लूप चूज किए हो बस वो सारे लूप क्लोज्ड लूप होने चाहिए। फिर चाहे एक लूप में कितने भी नंबर ऑफ सेल्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इन्वॉल्व हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिस पॉइंट से लूप को कैलकुलेट करना शुरू किया था वापस उसी पॉइंट पे आ जाना है। फिर तीसरी चीज ये कि अगर हम कोई भी लूप लेते हैं तो उसकी दो डायरेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप ले सकते हो या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप ले सकते हो। कैलकुलेशन के समय आप इन दोनों डायरेक्शन से आप आंसर फाइंड कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फिर तीसरी चीज ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किट में किस एलिमेंट में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या फिर पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो उसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इस केस में जो डेल्टा भी होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन जब भी हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो उसका मतलब पोटेंशियल गेन होगा, और इस केस में जो डेल्टा भी होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं किसी सेल की, तो मान लो कि हमारे लूप की डायरेक्शन सेल के प्लस से नेगेटिव की तरफ है, यानी कि हायर टू लोअर की तरफ जा रही है। तो इस केस में आप डेल्टा वी को माइनस ई लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कि लूप की डायरेक्शन सेल के माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, यानी कि लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो इस केस में आप डेल्टा वी को प्लस ई लिखेंगे। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की। तो मान लो कि इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, तो देखो रजिस्टर में करंट हमेशा हायर टू लोअर तरफ जाता है, तो ये हायर हो जाएगा और ये लोअर हो जाएगा। अब अगर हमारे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की तरफ है, हायर टू लोअर की तरफ है, तो डेल्टा वी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। वैसे V इज इक्वल टू IR होता है, राइट। तो इस केस में रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप माइनस IR जितना होगा। लेकिन अगर हमारे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट में लोअर टू हायर की तरफ है, तो इस केस में रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस IR जितना होगा। अगर शॉर्ट ट्रिक से समझाऊं तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हमारे लूप का पाथ सेल के प्लस टू नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव साइन लेनी है, लेकिन अगर हमारे लूप का पाथ सेल के नेगेटिव टू प्लस की तरफ है तो पॉजिटिव साइन लेनी है। और रजिस्टर के लिए अगर हमारे लूप का पाथ करंट की डायरेक्शन में तो हमें नेगेटिव साइन लेनी है, लेकिन अगर हमारे लूप का पाथ करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में तब हमें पॉजिटिव साइन लेनी है। बस इतनी सी चीज आपको दिमाग में फिट कर देनी है। अब हम एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें KVL की हेल्प से सभी रजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो यहाँ पर एक ही सेल है, तो सभी ब्रांच के लिए करंट I इस तरफ होगा। अब हमने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप चूज कर लिया है और इस लूप का नाम दे दिया ABCDA। वैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लूप ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अभी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप ले लिया है। देखो लूप का पाथ सेल के माइनस टर्मिनल से पास हो रहा है, तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है, तो हम +50 लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 ohms का रजिस्टर दिखेगा। तो देखो इस ब्रांच के लिए हमारे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में आई मींस रजिस्टर के हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो हमें कैसा साइन लेना है? नेगेटिव साइन लेना है, तो हम -3i लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको 5 ohm का रजिस्टर दिखेगा और उस ब्रांच पे हमारे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी कि यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लेना है, तो हम -5i लिखेंगे इज इक्वल टू 0। फिर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू 15/8। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.87 एम्पियर। लेकिन अगर यहाँ पर लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, लूप ADCBA, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर लूप का पाथ सेल के प्लस टर्मिनल से पास हो रहा है, तो हमें माइनस साइन लेना है, तो हम -15 लिखेंगे। फिर 5 ohms वाली ब्रांच में हमारे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो हमें प्लस साइन लेना है, तो हम +5i लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ब्रांच में हमारे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो हमें प्लस साइन लेना है, तो हम +3i लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू 15/8। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.87 एम्पियर।
तो इससे हमें पता चलता है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लो, आंसर सेम ही आएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। इस सर्किट के ईच रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अगर आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखती है तब हम इसको एक नई मेथड से इसको सोल्व करेंगे और इस मेथड का नाम है मेश एनालिसिस या फिर कोई इसे लूप एनालिसिस मेथड भी कहते हैं। देखो, यहाँ पर पुरानी वाली मेथड या रूल्स भूल जाना, क्योंकि इस मेथड में साइन कन्वेंशनल चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखती है तो पुरानी वाली मेथड भूल जाना। अब एक नई मेथड से इस सर्किट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लूप दिख रही होगी। देखो, सबसे पहले केवीएल अप्लाई करने से पहले हमें तीनों लूपों में करंट का डायरेक्शन कंसीडर करना है। तो सपोज यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि सभी लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। वैसे आप लोग तीनों लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो, या तो आप एक लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके बाकी के दोनों लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हो। मतलब आपको जैसा ठीक लगे उस डायरेक्शन में लूप ले सकते हो, चॉइस आपकी है। इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल हमें तीनों लूपों में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया है और तीनों लूप का नाम दे दिया है I1, I2 और I3। अब तीनों लूप में केवीएल अप्लाई करने से पहले इस मेश एनालिसिस मेथड के कुछ रूल्स समझ लेते हैं। अगर करंट वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है, माइनस से एंटर होता है, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। और अगर करंट वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होता है तो हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू प्लस में लेंगे। और वोल्टेज सोर्स के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए, फिर चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, सभी की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर सर्किट में आपको ऐसा एलिमेंट नजर आ रहा है जो 2 लूप के लिए एक कॉमन ब्रांच हो, तो उस एलिमेंट में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना हो। तो देखो, जिस लूप में केवीएल अप्लाई किया हो करंट फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लूप नंबर 1 के लिए केवीएल की हेल्प से करंट फाइंड कर रहे हैं, तो इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस I3 जितना होगा। क्योंकि हम लूप नंबर 1 को सोल्व करें तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि लूप नंबर 1 का करंट लूप नंबर 3 के करंट से ज्यादा होगा, ऐसा हमें मान के चलना है। अगर मान लो कि हम लूप नंबर 3 के लिए केवीएल की हेल्प से करंट फाइंड कर रहे हैं, तो इस 4 ओम्स रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट I3 माइनस I1 जितना होगा। क्योंकि अब हम लूप नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं, तो तब हम ऐसा मान के चलेंगे कि लूप नंबर 3 का करंट लूप नंबर 1 के करंट से ज्यादा होगा। इसलिए उस टाइम हम I3 माइनस I1 लिखेंगे। बाकी के छोटे मोटे रूल्स एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। ओके, तो अब हम लूप नंबर 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो देखो, इस लूप नंबर 1 में करंट का पाथ इस सोर्स के नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू माइनस में लेंगे, यानी कि -10 लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो करंट का पाथ इस दूसरे सोर्स के प्लस साइड से एंटर हो रहा है, तो हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू +8 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो एक कॉमन ब्रांच है लूप नंबर 1 और लूप नंबर 3 के लिए। तो रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस I3 जितना होगा। क्योंकि अभी हम लूप नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं, तो लूप नंबर 1 का करंट लूप नंबर 3 के करंट से बड़ा होगा, ऐसा हमें मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम +4 इंटू I1 माइनस I3 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इस सोर्स में करंट प्लस एंटर हो रहा है, तो हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू प्लस में लेंगे, यानी कि +10 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको 5 ओम्स का रेजिस्टेंस दिखेगा, जो लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 के लिए कॉमन ब्रांच है। तो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस I2 जितना होगा। क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि जो भी लूप आप सोल्व कर रहे होते हैं उसका करंट बाकी के लूप के करंट से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम +5 इंटू I1 माइनस I2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 9I1 माइनस 5I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू -8। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लूप नंबर 2 में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो देखो, इस लूप नंबर 2 में करंट इस वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव साइड से एंटर हो रहे हैं, तो हम -10 लिखेंगे।
फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 4 ohms वाला रेजिस्टेंस दिखेगा जो लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3 के लिए कॉमन ब्रांच है। तो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I3 जितना होगा, क्योंकि अभी हम लूप नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं। तो लूप नंबर 2 का करंट लूप नंबर 3 के करंट से बड़ा होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम +4 I2 माइनस I3 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा 4 ohms का रेजिस्टेंस दिखेगा। तो इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू +I2 होगी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू प्लस में होती है। तो यहाँ पर हम +4I2 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 ohms का रेजिस्टेंस दिखेगा जो लूप नंबर 2 और लूप नंबर 1 के लिए कॉमन ब्रांच है। और अभी हम लूप नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5 × I2 माइनस I1 लिखेंगे =0। फिर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो -5I1 + 13I2 - 4I3 = 10। तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर हम लूप नंबर 3 में KVL अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी -8 + 4I3 + 4 I3 - I2 + 4 I3 - I1 =0। अब ये कैसे आए ये आपको खुद सोल्व करना है, ऐसा समझ लो कि ये आपका होमवर्क है। फिर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो -4I1 - 4I2 + 12I3 =8। तो ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट अप करना है और फिर हमें उसे क्रेमर्स रूल से सोल्व करेंगे। तो अब हम तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट अप कर देते हैं। वैसे यहाँ पर तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट अप करते समय हमें यहाँ पर 3 मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे, जिसमें आपको तीनों इक्वेशन के I1, I2 और I3 के कोएफिशिएंट फर्स्ट मैट्रिक्स में पुट अप करने। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट 9 है, I2 का -5 और I3 का -4 कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम 9 -5 -4 और इस इक्वेशन के राइट साइड में -8 है, तो हम मैट्रिक्स में भी राइट साइड -8 लिखेंगे। फिर सेकंड लूप में I1, I2 और I3 के कोएफिशिएंट -5 + 30 और -4 है, तो यहाँ पर हम -5 + 13 और -4 लिखेंगे। और इस इक्वेशन के राइट साइड 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। फिर थर्ड लूप में I1, I2 और I3 के कोएफिशिएंट -4 -4 और 12 है, तो यहाँ पर हम -4 -4 और 12 लिखेंगे। और थर्ड लूप की इक्वेशन में राइट साइड 8 है, तो यहाँ पर भी हम राइट साइड 8 पुट अप करेंगे। और ये जो बीच वाले मैट्रिक्स है उसमें हम कॉलम में I1, I2 और I3 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट हो गया है। वैसे ये हमारा मैट्रिक्स करेक्ट है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो देखो A-5 और A-5 दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। फिर A-4 -4 ये दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। फिर A-4 -4 ये दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स सेम होनी चाहिए। अब हम क्रेमर्स रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए हम I1 = Δ1/Δ, फिर I2 = Δ2/Δ और I3 = Δ3/Δ वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा, Δ1, Δ2 और Δ3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिख रहा है उसको आपको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो हम लिखेंगे 9 -5 -4 -5 13 -4 -4 -4 12। और इसको डिटरमिनेंट में लिखने के लिए सबसे पहले इस 9 को यहाँ पर हम लिख देंगे 9
और फिर हमें 9 के रो को और कॉलम को छोड़ के बाकी के 4 एलिमेंट्स बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें मिलेगा इंटू 156 माइनस 16। फिर इस -5 को यहाँ पर हम +5 लिखेंगे क्योंकि बीच वाले एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा +5। फिर -5 के रो और कॉलम को छोड़ के बाकी के 4 एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा -60 -16 और लास्ट में -4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 और -4 की रो और कॉलम को छोड़ के बाकी के 4 एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 + 52। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा = 592। अब हम डेल्टा 1 फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी वही करना है, मैट्रिक्स फॉर्म को डिटर्मिनेंट में लिखना है। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि डेल्टा 1 के लिए पहले कॉलम की जगह आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखना है। मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है -18, 10 और 8 वाला कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसको उठा के इस पहले कॉलम की जगह रख देना है, रिप्लेस कर देना है। तो हमारे मैट्रिक्स बन जाएगा -8, 10, 8, देन रिमेनिंग टर्म्स वैसे की वैसे रहेगी, -5, 13, -4, -4, -4, 12। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा 1 = -8 इंटू 156 -16 +5 इंटू 120 +32 -4 इंटू -40 -104। अब हम इन सब का टोटल कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा डेल्टा = 216। अब हम डेल्टा 2 को भी फाइंड आउट कर देते हैं, लेकिन बस इसमें इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को उठा के इस सेकंड वाले कॉलम की जगह रख देना है। तो डेल्टा 2 = 9 -5 -4 -8 10 8 -4 -4 12। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो डेल्टा 2 = 9 इंटू 120 +32 +8 इंटू -60 -16 -4 इंटू -40 +40 और इन सब का टोटल हो जाएगा डेल्टा 2 = 760। अब हम डेल्टा 3 फाइंड आउट करेंगे। बस इसमें सिर्फ इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को उठा के इस थर्ड वाली कॉलम की जगह रिप्लेस कर देना है। तो डेल्टा 3 = 9 -5 -4 -5 13 -4 -8 10 8। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा 3 = 9 इंटू 104 +40 +5 इंटू -40 +40 -8 इंटू 20 +52 और इन सब का टोटल हो जाएगा डेल्टा 3 = 720। अब हम क्रेमर रूल से I1, I2 और I3 को फाइंड आउट करेंगे। तो I1 = डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा = 216 अपॉन 592
इज इक्वल टू 0.364 एम्पियर। फिर I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 760 अपॉन 592 इज इक्वल टू 1.283 एम्पियर। और I3 इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 720 अपॉन 592 इज इक्वल टू 1.216 एम्पियर। तो फाइनली हमने I1, I2 और I3 को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू की मदद से सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनमें फ्लो होने वाले करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस 5 ohms रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 5 ohms लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 के लिए कॉमन ब्रांच है। तो अब आपको देखना है कि I1 और I2 में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है और फिर हमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पर I1 और I2 में से I2 की वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू I1, तो I2 माइनस I1 करेंगे तो हमें 5 ohms में से फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल करंट फ्रॉम 5 ohms इज इक्वल टू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1.283 एम्पियर माइनस 0.364 एम्पियर। तो इसका आंसर मिलेगा 0.919 एम्पियर। अब इसी तरह से बाकी सभी रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट आप खुद फाइंड करना, ये आपका आज का होमवर्क है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेल्टा सर्किट को स्टार में और स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।